अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वास एक्ट 1890 के मुताबिक जो भी आर्डर्स पास होंगे वो 47 के मुताबिक अपीलेबल आर्डर्स हैं। क्या है कि वैसे सिविल प्रोसीजर कोड के तहत कुछ आर्डर्स अपीलेबल होते हैं, कुछ आर्डर्स में रिवीजन दाखिल की जाती है, कुछ में मिसलेंस अपील दाखिल की जाती है, कुछ डिक्रीज वगैरह जो होती हैं उसमें रेगुलर अपील्स दाखिल की जाती हैं। यानी कि देयर आर थ्री प्रोसीजर्स मेथड्स फॉर प्रिफरिंग अपील्स अगेंस्ट द आर्डर्स पास्ड इन सिविल मैटर्स। पर इसमें सब जो आर्डर्स जो हैं वो सब आर्डर्स के खिलाफ अपील होती है। वो आर्डर सेक्शन 47 गार्डियन वास एक्ट 1890 के मुताबिक दाखिल की जाती है। जैसे फैमिली कोर्ट में यही तरीक़ेकार है, फैमिली कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है। इसी तरीके को अपनाते हुए गार्डियन वास एक्ट में भी ये गार्डियन के मैटर्स को डिसाइड करने का अख्तियार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दिया गया था। लेकिन 1980 में अमेंडमेंट लाई गई है। उस अमेंडमेंट के तहत सेक्शन 47 में एक प्रोविज़ा दिया गया है। प्रोविज़ो के मुताबिक जब कोई फैमिली कोर्ट, क्या है कि गार्डियन वास एक्ट के जो भी मसले हैं वो सब फैमिली कोर्ट ही डिसाइड करेगी। फैमिली कोर्ट जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मातहत होती है, तो इसलिए जब भी ये फैसला करेगी फैमिली कोर्ट तो वो फैसला चैलेंज करना होगा अपील में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। फैमिली कोर्ट के जो अख्तियारात हैं, जो गार्डियन वास एक्ट में जो अख्तियारात हैं, वो जैसे भी आर्डर करेगी, फार करती है, फेवर में करती है या अगेंस्ट करती है। जिस आर्डर से कोई भी पार्टी मुतासर हो रही है, एग्रीव्ड है, तो उस आर्डर को चैलेंज करने का अख्तियार दिया गया है। लेकिन जो इंटरलॉकुटरी आर्डर्स हैं जो सेक्शन 12 में डिफाइन किए गए थे, उनके खिलाफ कोई अपील का अख्तियार नहीं दिया गया है, क्योंकि वो इंटरलॉकुटरी आर्डर्स हैं। वो इंटीरियम रेस्टोरेशन ऑफ कस्टडी वगैरह के मामले के लिए आर्डर कर रही थी कोर्ट, तो उनके लिए अपील का हक नहीं दिया गया है। अपील का जो तरीक़ेकार दिया गया है वो सेक्शन 7 के खिलाफ जो भी आर्डर होगा, 7 में अपॉइंटमेंट डिक्लेरेशन ऑफ गार्डियन आती है। कोई गार्डियन डिक्लेयर करती है कोर्ट, तो जो एग्रीड पार्टी है यानी कोई मुखालिफ है, वो जो चाहता है कि ये गार्डियन ना हो, वो अपील करने का हक रखता है, उस आर्डर को चैलेंज करने का हक रखता है। इसी तरह से अगर जिसके फेवर में नहीं आ रहा है वो मुतासर शख्स जो है अपील कर सकता है। दूसरा है सेक्शन 9 सब सेक्शन 3, जिसके मुताबिक जब किसी ऐसी कोर्ट में हम एप्लीकेशन दाखिल कर रहे थे गार्डियन वास एक्ट की, जिस कोर्ट को अख्तियार नहीं था, जो जुरिसडिक्शन मैंने आपको बताई थी कि जुरिसडिक्शन या तो अगर माइनर की पर्सनल कस्टडी के लिए कर रहे हैं तो जहाँ पे ऑर्डिनरी रेजिडेंस ऑफ माइनर होगी वहाँ पे हमें एप्लीकेशन दाखिल करनी है, या जहाँ प्रॉपर्टी है। अगर प्रॉपर्टी एक कोर्ट की जुरिसडिक्शन में आती है, दूसरी कोर्ट की जुरिसडिक्शन में आती है, तो एप्लीकेंट के ऑप्शन के मुताबिक वो जिस कोर्ट को एप्लीकेशन दे उसी कोर्ट को अख्तियार हो जाता है। लेकिन ऐसी किसी कोर्ट में दाखिल करे जहाँ ना तो प्रॉपर्टी है माइनर की, ना ही रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी रेजिडेंस ऑफ माइनर है, तो वो कोर्ट क्या करती है, रिटर्न करती है एप्लीकेशन। वो सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 के मुताबिक रिटर्न हो रही थी। उस रिटर्न वाले आर्डर से भी अगर कोई एग्रीड है, एप्लीकेंट एग्रीड है, जिसको वापस आ गई है, एप्लीकेशन वापस मिल गई है, तो वो अख्तियार रखता है अपील करने का। वो भी सेक्शन 47 में ही। अगर ज़रूरत पड़ती है तो सेक्शन 100 के मुताबिक सर्च वारंट भी जारी किया जाता है। उस आर्डर से जो भी पार्टी एग्री हो जाए, अगर कोर्ट ऐसा आर्डर पास नहीं कर रही है, अगर वार्ड को वापस करने का कोई अख्तियार नहीं मिल रहा है, तब भी एप्लीकेंट भी दाखिल कर सकता है अपील। अगर आर्डर हो जाता है, जो बच्चा ले गया है वो आर्डर से मुतासर हुआ है, तो वो भी अपील दाखिल कर सकता है। सेक्शन 26 वाला आर्डर भी अपीलेबल है। 26 वाला आर्डर था, अगर
माइनर को कोर्ट की हुदूद से बाहर ले जाना चाहता है गार्डियन और ऐसी कोई दरख्वास्त दी है सेक्शन 26 सब सेक्शन 1 के मुताबिक और कोर्ट ने वो दरख्वास्त रद्द कर दी है, तो ये भी अपीलेबल आर्डर है, इसके लिए भी अपील करने का अख्तियार रखता है। सेक्शन 28 और सेक्शन 29 के मुताबिक जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के अख्तियार हैं, लीज पे देने के अख्तियार हैं, मार्गेज करने के अख्तियार हैं, अगर ऐसा कोई आर्डर होता है जो 28 और 29 के मुताबिक है तो उसके लिए भी अपील का अख्तियार है। उसके बाद है सेक्शन 32 जिसमें रेस्ट्रिक्शंस वगैरह डिफ़ाइन की गई है, डिफाइनिंग रेस्ट्रिक्शन, एक्सटेंशन ऑफ पावर्स वगैरह जो गार्डियन के थे, उस आर्डर से भी अगर कोई बंदा मुतासर होता है, एप्लीकेंट है या और कोई पार्टी है जो इंटरेस्टेड है विद द इंटरेस्ट ऑफ द माइनर, ही हैज़ गॉट authority to challenge that order by filing appeal under section 47 of Guardian Awards Act। सेक्शन 39 के मुताबिक अगर गार्डियन को रिमूव किया गया है तो वो भी अगर एग्रीड है उस आर्डर से तो वो भी अपील कर सकता है। इसी तरह से अगर 40 में रिफ्यूज़ हो रहा है, सेक्शन 40 के मुताबिक गार्डियन दरख्वास्त दे रहा था कि मुझे अभी डिस्चार्ज किया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिस्चार्ज किया जाए क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सही नमूने से सर अंजाम नहीं दे सकता। अगर कोर्ट उसे डिस्चार्ज नहीं कर रही, उसके खिलाफ अपील करना चाहता है, एग्रीड है उस आर्डर से, तो एप्लीकांट अपील भी कर सकता है। वो पार्टी वाला आर्डर भी अपीलेबल आर्डर है। 43 और 44 और 45 हैं। 43 में रेगुलेट किया जाता है, वो जो भी आर्डर्स किए हैं उसको रेगुलेट करने का अख्तियार है। 44 और 45 के मुताबिक जब कोई पेनल्टी इम्पोज की जा रही है गार्डियन के ऊपर, कोई बंदा जैसे सेक्शन 12 या सेक्शन 25 के मुताबिक माइनर को रिमूव किया गया, माइनर को हिदायत के मुताबिक पेश नहीं किया जा रहा है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट टाइम से नहीं दे रहे हैं, सीज हो गए अख्तियार गार्डियन के, उसके बावजूद भी वो प्रॉपर्टी हैंड ओवर नहीं कर रहा है, रिमूव हो गया है उसके बावजूद भी वो अपनी जिम्मेवारियां निभा रहा है, तो इस सूरत में उनके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। सेक्शन 44 के मुताबिक जो पेनल्टी है वो 6 महीने सिविल जेल है या 1000 तक का जुर्माना है। और सेक्शन 44 के मुताबिक जो पेनल्टीज़ हैं वो 100 तक हैं और उसके अलावा जेल भी है, लेकिन वो 100 के अलावा एक दिन के 10 रुपये से के हिसाब से वो बढ़ती जाएगी। तो ये दोनों भी अपीलेबल आर्डर हैं। लेकिन जो भी पार्टी एग्रीड हो जाएगी आर्डर से, जो फैमिली कोर्ट ने आर्डर किया है, तो अभी फैमिली कोर्ट के आर्डर्स एक्सेप्टिंग इंटरलॉक्यूटरी आर्डर्स, ऑल द आर्डर्स पास्ड बाय द गार्डियन एंड वार्ड्स कोर्ट आर अपीलेबल आर्डर्स। देयर शैल बी नो एनी रिवीजन एंड नो रिव्यू etc to be filed in such matters। ये था एक्सप्लेनेशन अपील का। अल्लाह हाफिज़।